Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Today, it is the last topic, last class on exercises, as well as we will start chapter number 8 today, that is cell structure and function. So, let us first discuss about 2 or 3 questions that were left in the last class. Now, the first question that comes into our mind is, जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रीन अर्थ. आप अपने हिसाब से कौन से ऐसे तरीके अपनाओगे जिससे पृथ्वी जो है वो हरी भरी रहे, ऐसी आप कल्पना करो. तो हमारा आंसर सिंपल क्या है? सिंपल आंसर हमारा, तो हम कहेंगे क्या कि हम एफोरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे, मोर एंड मोर प्लांट्स को लगाएंगे. और वहीं पर दूसरी ओर हम क्या कहेंगे कि मोर एंड मोर प्लांट्स को लगाने के बाद हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को अवेयर बनाएंगे कि पेड़ पौधे के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इनको कट ना करें, और अगर कट करते हैं तो उनके बदले पेड़ पौधों को लगाएं. और साथ ही लास्ट ये कि हम खुद भी पेड़ पौधों को लगाएंगे. तो तीन तरीके हो गए. एक तो क्या हो गया कि इनकरेज एफोरेस्टेशन, पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या हो गया? make people aware about the importance of trees, aware about the importance of ठीक है. और तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है? तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि plant trees yourself also, या plant trees myself also. yourself myself बात एक ही है बेटा. ये क्लियर हो गया. उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो बायोडाइवर्सिटी है या जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको बढ़ावा क्यों देना चाहिए. तो उनको बढ़ावा देने का रीज़न क्या है? तो हम कहेंगे क्या कि उनको बढ़ावा देने का रीज़न ये है कि स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉस्ट ना हो, और हमारा जो ये इन्वायरमेंट बना हुआ है वो लगा हुआ रहे, बनता रहे, लगातार चलता रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे कि कोई भी स्पेसीज अगर पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है तो वैसे स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इंडेमिक स्पेसीज कहते हैं. वैसे स्पेसीज जो पर्टिकुलरली किसी रीजन में पाया जाता है उसको हम इंडेमिक स्पेसीज कहते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे पोलर बियर्स हैं, वो केवल पोल्स पर पाए जाते हैं, तो वो केवल उसी रीजन के लिए कन्फाइंड हो गए, फिक्स हो गए, उससे आगे वो नहीं जाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही रीजन में मिलते हैं, केवल उसी रीजन में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इंडेमिक स्पीसीज. दूसरी बात क्या कि एक ऐसा रिजर्व जहां पर प्लांट और एनिमल के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है. और तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा वो ये है कि माइग्रेटरी बर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर ड्यू टू द डैश चेंजेस. तो वो फूड एंड शेल्टर के लिए क्यों जाता है? तो हम कहेंगे क्या कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जाता है. किसकी वजह से जाता है? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. तो बस बेटा यही था इस चैप्टर में. अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो आज हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 8 सेल. क्या है बेटा? सेल के बारे में एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं. सेल के बारे में ये कहा जाता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है वो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है। रीजन उसका क्या है कि एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सेल को समझना होगा। तो समझते हैं हम उसको भी, उसके बाद हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। सेल क्या है? सेल को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा बनाना है, तो सबसे पहले बेटा उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? थ्रेड, धागा। इसको बिनते चले जाओगे तो वो कपड़ा बनेगा, ऐसा ही है। अब ये जो थ्रेड है ना, ये जो कपड़ा है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये क्लॉथ है और ये क्या है? थ्रेड। नहीं, तो थ्रेड प्लस थ्रेड प्लस थ्रेड प्लस थ्रेड प्लस थ्रेड मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा, या थ्रेड इंटू थ्रेड इंटू थ्रेड इंटू थ्रेड इंटू थ्रेड होता चला गया होगा, तब जाकर क्या बना होगा? क्लॉथ। नहीं, तो थ्रेड और क्लॉथ में रिलेशन क्या है कि थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ cloth by which it is made, by which it is made। है कि नहीं ऐसा? मतलब थ्रेड और क्लॉथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन और हम किस में देख सकते हैं? और कोई ऐसी चीज जिससे अच्छा, एक हम नोटबुक मान लें, हम नोटबुक एक खरीदते हैं, तो नोटबुक में क्या होते हैं? पेजेस। अब उनमें से एक पेज को ले लो, अब एक पेज प्लस एक पेज प्लस एक पेज प्लस एक पेज जुड़ता चला गया, तब जाकर एक क्या बना था? नोटबुक। तो कहीं ना कहीं पेज जो है वो नोटबुक का एक छोटा सा पार्ट है। नहीं, सबसे छोटा पार्ट नोटबुक का क्या है? पेज ही तो है। वही चीज सेल में है। सेल के बारे में क्या कहा था मैंने? सेल के बारे में मैंने आपसे कहा कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। मतलब ये कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक और बात समझने वाली है, क्या? वो ये कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेल के बारे में हमने ये भी कह दिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म। यहां पर इसका मतलब हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इससे डिराइव कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि सेल या लिविंग organisms are made up of cells। या लिविंग organisms are made up of cell। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बना है? सेल से। अब ये कितने सेल से बना है, कैसे बना है, और एक सेल से बनता है, दो सेल से बनता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सेल है क्या। अब आप ये समझ गए कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको दिख रहा है तो आप ये जान लीजिए कि सबसे छोटा पार्ट जो उसका होगा वो क्या होगा? सेल होगा। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, क्या? तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अब इस डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर से बना हुआ है, स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है ना। आर में ई हटाकर ए एल जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर से ही क्या बना है? स्ट्रक्चर। अब इसमें ई हटाकर ए एल ऐड कर दिया हमने। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ढांचा। ढांचा मतलब समझते हैं आप? ढांचा का मतलब होता है कोई एक अव्यवस्थित रूप, मतलब ये कि बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा, जिसको माइंड मैप कहते हैं। मैप,
एक तरह से मैप तो हालांकि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल फिगर देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी का क्या है, स्केलेटन है, ढांचा, हड्डियों का ढांचा है ना, क्योंकि हड्डियों का आकार, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसानों की हड्डी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आकार, ठीक है। एंड, एंड मतलब और। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल मतलब फंक्शन से बना हुआ है। फंक्शनल किससे बना हुआ है, फंक्शन से, या फंक्शन से ही बना हुआ है क्या, फंक्शनल। अब फंक्शनल मतलब क्या होता है, कार्यरत, जो कार्य कर रहा हो। अब देखो बेटा, मैंने आपके को क्या बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब सेल आर स्ट्रक्चरल, सेल आकार देने वाला है और कार्य करने वाला है। गलत तो नहीं है ये डेफिनेशन। मतलब ये कि सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, ढांचा प्रोवाइड करने वाले और कार्य करने वाले दोनों कौन है, सेल ही है। मीन्स व्हाट कि सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि आकार से लेकर कार्य तक, वर्क से लेकर स्ट्रक्चर तक, ये सब किसकी देन है, सेल की। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल के बारे में आप ये भी जानिए कि सेल, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, अच्छा, उसको लेकर एक और बात मैं डिस्कस कर देता हूं। यहां तक आपको शायद समझ आ गया होगा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये आपको बताते हैं कि जैसे एक एंट है, जिसको हम चींटी कहते हैं, एंट और एलिफेंट। अब ऐसा नहीं है कि एलिफेंट हैज अ बिग सेल, बिग या लार्ज सेल इन इट, सेल इन इट्स बॉडी। ठीक है। वहीं अगर हम एंट की बात करेंगे तो इट हैज स्मॉलर सेल इन इट्स बॉडी। ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े सेल होंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा बनता है नंबर ऑफ सेल से। साइज ऑफ सेल जो है वो मतलब डिपेंड नहीं करता, वो मतलब डिटरमाइन नहीं करता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, बहुत मॉडरेट लेवल का है। वो साइज ऑफ सेल डिटरमाइन नहीं करता। मीन्स व्हाट कि साइज ऑफ सेल डज नॉट डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ सेल जो है वो डिटरमाइन नहीं करता किसको, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को। आई होप क्लियर। साइज ऑफ सेल डज नॉट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज नंबर ऑफ सेल which determines the size of organism. It is number of cells that determines the size of organism. क्लियर है। अब यहां से हम क्या इन्फर करेंगे, क्या समझेंगे, इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है बेटा कि इफ एन ऑर्गेनिज्म इज लार्जर इन साइज, एन ऑर्गेनिज्म is larger in size, it has more number of cells, more number of cells. If an organism is small,
small, it has few numbers of cell, few या less number of cells. आई होप क्लियर है यहाँ तक. मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है, अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म छोटा होगा साइज में. अगर नंबर ऑफ सेल्स बड़े हैं तो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बड़ा होगा. आई होप क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसी नंबर ऑफ सेल की वजह से ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स organisms have been classified into two different parts. Let us see it. On the basis of number of cells, organisms have been classified into two different categories या two different types, whatever it is. या टाइप्स की जगह आप कैटेगरी भी लिख सकते हो. सो लेट अस सी हियर कौन कौन से. अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें इसके बेसिस पर दो भागों में बट गए ऑर्गेनिज्म. पहले का नाम क्या हो गया, यूनिसेल्यूलर, और दूसरे का नाम हो गया मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर किसको कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सिंगल सेल are called unicellular organism. Means what? कि those organism that have single cell are called unicellular organism. मीन्स व्हाट कि जिनके पास सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, उनको हम यूनी कहते हैं. क्योंकि यूनी का मतलब ही क्या है, वन. मल्टी मतलब मैनी. मल्टी का मतलब क्या है, मैनी. दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल are called multicellular organism. अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, तो यहां हम समझ लेते हैं कि यूनिसेल्यूलर वो जिनके पास केवल एक सेल है. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम खुद ह्यूमन बीइंग. नहीं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको. यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल अमीबा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको, और इसमें एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जब हम आगे अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे की ओर पढ़ेंगे. अभी के लिए हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसको, ये बेसिक्स हैं इस चैप्टर के. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.